हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेट की थर्ड पॉलिटी से संबंधित जो वीडियो रहेगी। इसमें आज हम पॉलिटी के अगले 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने जो है पॉलिटी की 2 वीडियोज़ लाई है, जिसमें मैंने हर वीडियो में आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे ये 201 से लेकर 300 के बीच में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 368। जब भी बात संविधान संशोधन की आती है तो ध्यान रखिएगा भाग 20 और अनुच्छेद 368। देखिए, संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 3 प्रकार से वर्णित है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। उसके अलावा जो 360 में 2 प्रकार से वर्णित है, एक विशेष बहुमत और जिसमें आपको फंडामेंटल राइट हो गए या डीपीएसपी हो गए, जिनमें अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 2/3 के बहुमत की। और अगर आप देखें तो एक और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का प्रावधान है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य कि जो भी संघीय ढांचे से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं उसमें अगर संशोधन करना चाहते हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन मंडल से संबंधित कोई संशोधन करना है, या आपको राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए किसकी, संसद की, लेकिन साथ ही जो राज्य है आधे राज्य यानी कि 50% स्टेट्स की भी आपको एक प्रकार से सहमति लेनी पड़ती है, तब जाकर ये वाला संशोधन संभव हो पाता है, जो संघीय ढांचे में संशोधन की बात होती है। तो इस क्वेश्चन से हम इतनी जानकारी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है? देखिए, काफ़ी बार ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो आपातकाल का जो प्रावधान है ये आपको देखने को मिलेगा भाग 18 में, जिसमें आपको कुछ अनुच्छेद देखने होते हैं, 352, 356 और 360, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पे 356 में आपको राज्य आपातकाल देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 203, जिसमें संविधान की मौलिक संरचना का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित हुआ? तो देखिए, मौलिक संरचना से अभिप्राय क्या है? मौलिक संरचना से तात्पर्य होता है कि संविधान के वो मूल तत्व जो आपको 26 नवंबर 1949 या कहे 26 जनवरी 1950 के समय में जो मूल तत्व संविधान में वर्णित किए गए थे संविधान सभा के द्वारा, वही आपको देखने को हमेशा मिलते रहेंगे संविधान में। तो इसे कहते हैं मूल संरचना, कि वो कभी नष्ट नहीं होने चाहिए। तो वही क्या है, वो है मौलिक संरचना। और ये स्टेटमेंट कब दी थी? तो केशवानंद भारती केस में जो मौलिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला था या एक डॉक्ट्रिन थी, वो कब दी गई थी? तो केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, डीपीएसपी किस भाग में है? तो ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी जो है आपको देखने को मिलेंगे भाग 4 में देखने को मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से लेकर 51 के बीच में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एक 40 हो गया जिसमें पंचायती राज की बात है, जिसमें ग्राम पंचायत की बात है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा 44, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात है, और एक आपको देखने को मिलेगा 48, जिसमें कृषि और पशुपालन की बात आती है। और एक देखिएगा आर्टिकल 50, जिसमें न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उसके शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई है। न्यायपालिका एंड कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की बात हुई है आर्टिकल 50 में। तो इस प्रकार से कुछ जो इम्पॉर्टेंट थे डीपीएसपी के आर्टिकल्स, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में वर्णित है? तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध आपको देखने को मिलेंगे 11वें भाग में, जहाँ पे 3 सूचियों के बारे में आपको देखने को मिलता है। राज्य सूची, राज्य किस विषय पर किस विषय पर कानून बना सकता है, केंद्र की सूची मिलती है, केंद्र किस सूची पर कानून बना सकता है। और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे कि जो अवशिष्ट सूची एक देखने को मिलेगी, जो शक्तियाँ अवशिष्ट होगी वो कौन बना सकता है? तो केंद्र उसके ऊपर कानून बना सकता है। और तीसरी जो सूची देखने को मिलती है, एक राज्य सूची, केंद्र सूची, और तीसरी आपको समवर्ती सूची देखने को मिलेगी, जिसमें कहा जाता है कि राज्य और केंद्र जो है दोनों मिलकर किसी विषय पर कानून बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों के कानून प्रभावी होंगे, उसमें देखा जाएगा कि किसका कानून सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा या किसका कानून मान्य होगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र का कानून मान्य होगा।
ये बात कही गई है 254 आर्टिकल में। लेकिन यहीं पे एक बात और आती है कि 254(1) में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति के राज्य के कानून को अपनी सहमति दे देता है तो उस केस में हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति उस राज्य के कानून को भी मान्यता मिल जाती है, वो केंद्र से ऊपर हो जाता है या उस राज्य में वही कानून लागू होता है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाग 11 में जो है केंद्र राज्य संबंध वर्णित है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन की बात कौन करता है, 356 अनुच्छेद करता है और 3 वर्ष जो है अधिकतम समय रह सकता है राष्ट्रपति शासन का। उसके बाद जो है इलेक्शन करवाने ही पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति शासन है उसके 1 वर्ष के भीतर ही 1 वर्ष के भीतर ही जो निर्वाचन आयोग है उससे सिफारिश मांगता है राष्ट्रपति कि भाई मुझे जो है क्या उस राज्य में मैं चुनाव करवा सकता हूं या नहीं। तो उस बारे में सिफारिश कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। और जो निर्वाचन आयोग सिफारिश करेगा वही राष्ट्रपति मानते हैं या उनको मतलब आइडिया मिलता है कि उस राज्य की सिचुएशन कैसी है उस समय। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का न्यायिक पुनरीक्षण किस अनुच्छेद में। तो देखिए, बात हो रही है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य तौर से या कहे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान में ये वर्णित नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे तौर से। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे ये कई अनुच्छेदों में देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो है न्यायपालिका को एक संरक्षक के तौर पर क्या दी गई है, एक कस्टडियन की भूमिका दी गई है कि वो संविधान का पुनरीक्षण कर सकती है या जो भी अब विधायिका क्या करती है, किसी प्रकार का कानून बनाती है या कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो भी ऑर्डर पास करती है वो न्याय संगत है, वो कानून के अनुसार है, संविधान के अनुसार है। उन सारी चीज़ों को जब जांच की जाती है तो उसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और वो संविधान के लिए है या नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये अधिकार कौन देता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13 हो गया। इसके अलावा 32 आर्टिकल 32 हो गया, 226 हो गया। इसके अलावा 251 भी ये बात करता है और बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे कि जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 3। मेनली आपको अनुच्छेद 13 ही देखने को मिलेगा ऑप्शंस में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा में न्यूनतम कितने सत्र होने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो 2 सत्र का प्रावधान है, प्रति वर्ष जो है 2 सत्र होने चाहिए। लेकिन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक 6 माह के समाप्त होने, मतलब जो पहला सत्र होगा वो एंड होता है तथा दूसरा सत्र मतलब पहले सत्र का जो अंतिम दिन होगा और जो स्टार्टिंग डे होगा सेकंड सत्र का, तो उसमें जैसे सेकंड सत्र जो होगा उसका पहला दिन और जो पहला सत्र होगा उसका अंतिम दिन, तो उनके बीच में 6 माह से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। इसी कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कि भारत में वर्तमान समय में 3 सत्र होते हैं। BMW से आप याद रख सकते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन। तो इस प्रकार से 3 ध्यान रखिएगा। तो कई बार जो है न्यूनतम तो 2 होने चाहिए, लेकिन भारत में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था और 284 मेंबर्स ने जो है इस दिन हस्ताक्षर किए थे इसके ऊपर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 110 बात करता है धन विधेयक की। यहाँ पे मनी बिल हो गया या धन विधेयक की बात करता है। तो कौन सा आर्टिकल करता है, 110 करता है। ध्यान रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये चीज़ कौन प्रमाणित करता है, ये इसका डिसीजन कौन लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ये चीज़ डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। और इसने जो डिसाइड कर लिया उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये चीज़ भी आप मेंशन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 211वां, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान जो है लिखित प्रकार का है और ये देन कहाँ की है, तो फ्रांस की है। लिखित संविधान के लिए प्रोत्साहन कहाँ से मिला, तो फ्रांस से मिला, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश संविधान की बात की जाए तो किस प्रकार का है, अलिखित संविधान है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश जो संविधान है या ब्रिटिश सरकार किसी संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, किसी एक पुस्तक के अकॉर्डिंग नहीं चलती है कि कोई लिखी हो उनके संविधान सभा ने, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा भारत में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अधिकारों की याचिका या रिट्स कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, जब भी अधिकारों की याचिका की बात आएगी तो आपको याद रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 32 और अगर बात की जाए हाई कोर्ट की तो आर्टिकल 226। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा उस दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा,
मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अधिकारों के लिए याचिका की जा सकती है। जैसे वर्तमान समय में अगर आपने देखा होगा तो जेनजी आंदोलन जो लद्दाख में चल रहा था, तो बांगचू जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है लद्दाख से, उनको अरेस्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी वाइफ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की अपील डाली थी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि 5 जब भी आपके अधिकारों का हनन होगा तो 5 प्रकार की रिट जारी होगी, और ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जारी कर सकता है। 5 कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि जो भी आपने बंदी बना रखा है उसको क्या कीजिए, कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश होता है, इसमें कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है, जो कार्य लंबित होते हैं उनको करने के लिए किसी अधिकारी को आदेश दिया जाता है। फिर आता है उत्प्रेषण, उसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में पूछा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूछता है छोटे न्यायालय से, मतलब छोटे न्यायालय से मांगता है वो केस जो उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, मतलब जो जिला न्यायालय होंगे या हाई कोर्ट होगा, अगर वो उसके जुरिडिक्शन से बाहर है यानी कि न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण के तहत उसको उस मामले को अपने पास बुला लेता है या अपने पास जो है प्रस्तुत करने को कहता है। और प्रतिषेध में होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देता है छोटे न्यायालय को, चाहे वो जिला न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो या किसी प्रकार से हाई कोर्ट हो, उनको आदेश देता है कि जिस मामले को आप सुन रहे हैं वो आपके न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो आप जो है उस पर उसको लंबित करते हैं, मतलब आप सुनना उसको बंद कीजिए। फिर आता है अगला, जो अंतिम रहेगी वो रहेगी आपकी अधिकार परीक्षा। जब किसी व्यक्ति को किसी संवैधानिक पोस्ट या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सामाजिक दायित्व से जुड़ी हुई कहे पोस्ट होती है, पद होता है, उस पर किस अधिकार से कोई व्यक्ति, मतलब कुछ होते हैं जो एग्जाम के माध्यम से बैठे होते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्ट नियुक्तियां भी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस रीट के माध्यम से किसी अधिकारी से पूछ सकता है जिसकी नियुक्ति की गई होगी कि आप जो है किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अगर उसका जो है लिखित आंसर देता है, जो जिस अधिकारी से पूछा जाता है, तो अगर उसका लिखित आंसर जो है सेटिस्फाई करने वाला होगा तो वो उस पद पर बना रहता है, अन्यथा उसको वो पद छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आगे चलते हैं, हेवियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है, तो शरीर को प्रस्तुत करना। ये एक प्रकार की रिट है जिसे मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेवियस कॉर्पस कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संसद में किस प्रकार का बहुमत सबसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बहुमत की बात की जाए तो जब भी संविधान संशोधन की बात आती है तो उसमें विशेष बहुमत सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, 2/3 होते हैं, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 लोगों की सहमति जरूरी होती है। क्योंकि इसमें अगर आपको फंडामेंटल राइट जो है उनमें संशोधन करना है, या आपको डीपीएसपी में संशोधन करना है, या किसी प्रकार से संविधान के एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बात करें तो बहुत बड़े हिस्से में 2/3 मेजोरिटी से ही आपको देखने को मिलेगा कि संविधान में संशोधन हो रहा है। इस कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण बहुमत कौन सा हो जाता है, विशेष बहुमत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, मंडल आयोग किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा मंडल आयोग संबंधित है ओबीसी आरक्षण से। मंडल आयोग कब गठित हुआ था, तो 1979 में हुआ था, और रिपोर्ट कब दी थी इसने, तो 1990 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद आता है एक और एक्ट जिसमें कहा गया है आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ, तो ध्यान रखिएगा आरटीआई अधिनियम पारित हुआ था। इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2005 में हुआ था। और सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, तो गोल्डन आर्टिकल या आर्टिकल नंबर 21 ये बात कहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आरटीआई अधिनियम किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आरटीआई अधिनियम देखिए जो अनुच्छेद 19(1)(a) है उससे भी संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार की, पहले 7 प्रकार की जब मूल संविधान था उस समय आपको देखने को मिलेगा कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन जैसे ही 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 19 जो 7 था उसमें क्या किया गया, 19(1)(7) में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या किया गया, जो संपत्ति को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था वो यहाँ से हटाकर और 31(a) में से हटाकर क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो उसके बाद से 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको कहाँ देखने को मिलती है, आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ, तो लोकपाल और लोकायुक्त
अधिनियम की बात करें तो 2013 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, प्रथम लोकपाल कौन बने थे? तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं, आपको पता होगा जब क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, तो कौन है प्रथम लोकपाल कौन है? तो कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और लोकपाल ध्यान रखिएगा कि एक बहुत बड़ा अनशन किया गया था अन्ना हजारे जी के द्वारा, 30 दिनों से अधिक चला था ये। तो उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इस पद को स्थापित किया गया था। तो ये एक्ट भी 2013 में उसी के बाद आया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कैग को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान के प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल होता है। तो इसका काम क्या होता है? अगर पूछा जाए संविधान में कहाँ इसका वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा और आर्टिकल 148 से 151 के बीच में आपको ये देखने को मिलता है, जिसमें 148 में क्या कैसे नियुक्त होगा, किस प्रकार की चीज़ें रहेगी, वो होते हैं सेवा शर्तें वगैरह सब 148 में है। और 151 में आपको देखने को मिलेगा कि ये रिपोर्ट अगर राष्ट्रपति को देगा तो वो संसद से संबंधित होगी, और राज्यपाल को देगा तो वो राज्य विधानमंडल से संबंधित होगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैग के बारे में। तो इसे संविधान का प्रहरी भी कहा जाता है। जितने भी एक्सपेंडिचर जो संसद के द्वारा किए जाते हैं या जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें कौन दिखता है? तो आपको देखने को मिलेगा कि कैग ही उस चीज़ को ऑडिट करता है, लेकिन खर्चे होने के बाद दिखता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। और उसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और इनके साथ ही आपको के.एम. पणिकर और एच कुंजूर भी देखने को मिलेंगे। तो 2 अन्य सदस्य ये थे। हिमाचल के दौरान, जब हिमाचल के बारे में हम पढ़ते हैं तो उस दौरान भी कि कब जो है केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी उसी पर हिमाचल प्रदेश भी 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद आते हैं भाषाई आधार पर पहला राज्य कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य जो बना था, आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर। यानी कि भाषा कोई और जो है किसी प्रकार का स्टैंडर्ड नहीं देखा गया था, कोई और मानक नहीं देखा था, केवल भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश के लोग जो तेलुगु भाषा बोलते थे उनको एक अलग राज्य दे दिया गया था जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा संविधान की आत्मा की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और किसने कही थी ये बात? इसे कहा था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस आर्टिकल का क्या नाम है? तो संवैधानिक उपचार इस आर्टिकल का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ये किसने कहा था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन रहेगा, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है अब किस प्रकार का अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। और यहाँ पे लिखा हुआ आपको ये भी आ सकता है कि संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक। लेकिन संवैधानिक तो मौलिक अधिकार भी होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये वाली ऑप्शन काफ़ी कम होता है। ये वाली चीज़ जो है इसकी आने की संभावना कम होती है कि संवैधानिक अधिकार आपको ऑप्शन में आ जाए, आपको कानूनी अधिकार ही ऑप्शन में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर संपत्ति के अधिकार की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि 31 में था, प्लस आपको देखने को मिलेगा 1917 में देखने को मिलेगा। और फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978 में, जिसके तहत ये 300A में डाल दिया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मूल रूप से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 31 ध्यान रखिएगा, प्लस 1917। अगला क्वेश्चन रहेगा, मौलिक अधिकारों का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21, अगर 21 की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि गरिमामय जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार की बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है 21A पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना। तो ये बात जो है आपको देखने को मिलेगी कि कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, तो 21A में मेंशन की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो आपको देखने को मिलेगा 2009 का एक्ट है, 2010 में ये लागू हुआ था।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा, बैकवर्ड क्लास कमीशन किसे कहा जाता है? तो ये भी किसे कहा जाता है? मंडल आयोग को कहा जाता है, और इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपको देखने को मिलेगा कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। पंचायती राज का जो प्रथम राज्य था पंचायती राज को अपनाने वाला, वो कौन था? तो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। 1959 में ये जो है इसने पंचायती राज को अपनाया था नागौर जिले से। ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश था, और ये क्वेश्चन एक बार HAS एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला तो खैर सभी को मालूम होता है, लेकिन दूसरा आंध्र प्रदेश था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है नगर पालिका की अवधारणा किस देश से आई? तो कहाँ से आई? ब्रिटेन से आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा किस स्तर की संस्था है? तो ग्राम स्तर की संस्था है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए आपके एग्जाम में भी जो है पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल बेसिक रहेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखनी है जो मतलब जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो भी 5 वीडियो में 500 क्वेश्चन की लाने वाला हूँ, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होंगी। मतलब उतनी डिमांड नहीं होगी, उससे ज़्यादा मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आगे चलते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो आपको देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद जो है 263 आपको देखने को मिलेगा। और कौन इसे नियुक्त कर सकता है या कौन इसकी स्थापना करता है? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के मंजूरी पर या सहमति पर इसकी स्थापना करता है। फिर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ? तो कब गठित हुआ? 1952 में गठित हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो देखिए योजना आयोग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 5 ईयर प्लान्स जो आते थे वो भारत में अगर देखा जाए तो 1951 से लेकर 2017 तक चले थे। तो वो कौन डिसाइड करता था, ये क्या मोटिव रहेगा उस चीज़ का और किस प्रकार की नीतियाँ रहेंगी, वो सारी चीज़ें योजना आयोग ही डिसाइड करता था। लेकिन 2015 में जब जब प्रधानमंत्री बने PM मोदी, तो उनको पता था कि योजना आयोग के माध्यम से क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है राज्यों को, क्योंकि पहले गुजरात के CM रह चुके थे, तो ये भली भांति जानते थे कि जो योजना आयोग है इसके माध्यम से फंड जो है कम मिल रहा है, या किसी प्रकार से फंड का वितरण जो है या फंड का बंटवारा होता था। तो उस दौरान देखने को मिलता था कि राज्यों को बहुत कम फंड प्राप्त होता था। तो इन्होंने जो है सबसे पहले इसी जो कहे बाधा थी एक, उसको हटाने का प्रयास किया था। और आपको देखने को मिलेगा कि 15 अगस्त 2014 को इन्होंने लाल किले की प्राचीर से इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी थी योजना आयोग की। और 1 जनवरी 2015 को इसी की जगह एक थिंक टैंक, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेता कहें या अन्य जो महत्वपूर्ण सरकारी लोग हैं वो उसमें होते हैं, और उसे कहते हैं नीति आयोग। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात आए तो वो भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1976 में हुआ। यहीं पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि इसी को क्या कहा जाता है? लघु संविधान। क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये, तो इसे मतलब एक प्रकार से अलग संविधान ही बन चुका था ये, तो इसलिए इसे छोटे संविधान की भी संज्ञा दी जाती है कि एक और किताब बना दी गई थी छोटी सी, और अमेंड कर दिया गया था। जो मेन पुस्तक है हमारी उस बुक में अमेंड कर दिया गया था। तो यहीं पे हमें देखने को मिलता है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य जो हम पढ़ते हैं 51A के तहत, या किसी प्रकार से अन्य जो भी, जैसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आता है 46 क्वेश्चन जो रहेगा 246, इसमें क्या है? 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस दौरान, तो ये हुआ था उस दौरान। अगला क्वेश्चन रहेगा 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन संबंधित है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और कब की गई थी ये? तो ध्यान रखिएगा 1989 में की गई थी, या 88 का भी इसको अमेंडमेंट को माना जाता है। 88 या 89 दोनों आपसे ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, पर एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। इसके बाद आता है 73वां संशोधन किस वर्ष आया? तो 73वां संशोधन जो आया 1992 में आया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके तहत क्या किया गया? भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 पंचायती राज की स्थापना की गई थी। पंचायती
राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी यहाँ पे, और पंचायतों को संविधान स्टेटस दिया गया था भाग 9 के अंतर्गत, और 29 उनको विषय दिए गए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, क्योंकि भाग 9 में तो पहले से ऐड थे वो, लेकिन संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो ध्यान रखिएगा कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। फिर आता है 74वां संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ, उसी के जस्ट बाद हुआ था, और मतलब उसी के साथ हुआ था। और आपको देखने को मिलेगा कि नगर पालिका की व्यवस्था करता है, नगर पालिका की व्यवस्था करता है। और कौन सा भाग है ये, तो ये देखने को मिलेगा आपको 9B में, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इनके पास 18 विषय रहते हैं, 18 विषय पर जो है नगर पालिका क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 86वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, तो कब आया था, 2002 में आया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, और APJ अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसको क्या जोड़ा गया था, जो हम पढ़ते हैं 51A में। 51A के हमने देखा था कि 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो पहले जोड़ दी गई थी, लेकिन बाद में एक और जोड़ी गई थी, तो वो जो है शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा के रूप में देने की बातचीत जो हुई थी, वो 11वां कर्तव्य यहीं पे जोड़ा गया था अभिभावकों या माता पिता का। तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि 11वां कर्तव्य किसके तहत, 86वें के तहत जोड़ा गया था, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पहले जोड़े जा चुके थी चीज़ें। उसके बाद चलते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो GST से संबंधित है। 1 जुलाई 2016 की बात है, तो ध्यान रखिएगा 101वां GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 2018 में ये संशोधन हुआ था। उसके बाद जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, EWS से संबंधित है, और इनको आरक्षण दिया गया था। 2019 का ये अधिनियम है, और HS में एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो एंग्लो इंडियन सीट समाप्त कर दी गई थी। एक्चुअल में क्या था कि लोकसभा में पहले 552 सीट्स होती थी, 552 सीट्स होती थी, केवल 10 वर्ष के लिए दी गई थी जब संविधान जो है संविधान लागू किया गया था उस दौरान। तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि जब राष्ट्रपति को इस चीज़ की अनुभूति हो कि किसी प्रकार से जो आंग्ल यूरोपीय लोग हैं या आंग्ल इंडियन जो है, आंग्ल इंडियन मतलब जो भारत के नहीं है, जिनका किसी प्रकार से यूरोप से संबंध है उनके माता पिता का, तो उनका अगर देखने को मिले कि उनका नेतृत्व लोकसभा में कम है या एक भी मेंबर वहाँ से नहीं चुना गया है, तो 2 मेंबर कौन चूज कर सकता है, राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है। लेकिन ये चीज़ पहले 10 वर्ष के लिए थी, 10 वर्ष करते करते ये 2020 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे अमेंड कर दिया गया और अब 550 सीट्स जो है कर दी गई थी। तो ये 2 जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी उनको समाप्त कर दिया गया था। कब, 104वें संविधान संशोधन 2020 में इसके तहत समाप्त कर दिया गया था। फिर आता है 105वां संशोधन किससे संबंधित है, तो OBC राज्य सूची अधिकार 2021 में आया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा 108वां संविधान संशोधन बिल। अभी देखिए ये अधिनियम नहीं बना है, महिला आरक्षण से संबंधित है, अभी लंबित है। होता क्या है कि पहले विधेयक आता है, फिर उसमें क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी बिल में, जिस भी सदन में वो पेश हुआ होगा उसमें पहले उसकी परमिशन चाहिए। अगर मान के चलिए लोकसभा में हुआ है तो फिर वो राज्यसभा से पेश होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति का साइन होना चाहिए उसके ऊपर, तब जाकर कोई बिल क्या बनता है, अधिनियम बनता है या क्या बनता है, एक्ट बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बड़ी प्रक्रिया के माध्यम से गुजर कर ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। अगला क्वेश्चन है 33वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सांसद या विधायक के इस्तीफे से संबंधित है, और इसमें शक्ति दी गई है किसको, लोकसभा अध्यक्ष को, इस बात की कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद या विधायक जो है किसी प्रकार से जो सांसद है उसकी लोकसभा अध्यक्ष को होगी, और विधायक जो है उसकी विधानसभा अध्यक्ष को ये शक्ति होगी। और शक्ति में क्या दिया गया है कि वो इस बात की जांच कर सकता है कि जो सांसद है या विधायक है वो किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के दबाव में आकर तो जो है इस्तीफा नहीं दे रहा है, क्या वो अपनी स्वेच्छा से दे रहा है या किसी प्रकार से किसी अन्य का दबाव है। तो ये सारी जाँच कौन कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। तो या जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 52वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, 1985 में आया था। फिर 51वां संशोधन किससे संबंधित है, तो मंत्रिमंडल का क्या आकार होगा, 2003 में आया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए
क्या होता है, जिस राज्य में 40 से कम सीटें हैं वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, न्यूनतम मतलब जहाँ पे 40 सीटें हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि केवल 12 मतलब न्यूनतम जो है 12 व्यक्ति क्या होनी चाहिए, 12 व्यक्ति न्यूनतम मंत्री बन सकते हैं। जैसे होता क्या है इसमें 15% का क्राइटेरिया चलता है, तो 40% का 15 अगर 40 का 15% देखा जाए तो 6-7 बंदों के आसपास निकलता है। तो इतना छोटा मंत्री परिषद नहीं हो सकता, तो उसके लिए बोला गया कि न्यूनतम 12 लोग जो है मंत्रिमंडल में होने चाहिए और अधिकतम जो है 15% तक हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में लोकसभा में 543 है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब लगभग 75 से 80 लोगों तक का मंत्रिमंडल बन सकता है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर आता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 97वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियों से संबंधित है। और कब आया था, 2011 में आया था। सहकारी समितियों की बात की जाए तो भाग 9B में या 9ख में शामिल है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में किसका हिस्सा नहीं होता है, तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। जब भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात आती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो सांसद भाग ले सकते हैं, प्लस आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा निर्वाचित सांसद, और यहाँ पे निर्वाचित विधायक ये भाग ले सकते हैं। यहाँ पे भाग कौन नहीं ले सकता, तो विधानसभा परिषद के सदस्य जो है, क्योंकि कुछ मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा, कुछ पूरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चूज किए गए होते हैं ग्रेजुएट लोगों के द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा। तो पूरी तरह से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो जो है जनता का प्रतिनिधित्व चाहिए होता है राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि विधान परिषद के सदस्य प्लस जो राष्ट्रपति ने 12 सदस्य 83 के तहत राज्यसभा में चूज किए होते हैं, मनोनीत किए होते हैं, या कोई भी मनोनीत व्यक्ति जो होगा राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे वो लोकसभा में होता जो 2 व्यक्ति हमने पढ़े आंग्ल भारतीय वाले, और चाहे वो राज्यसभा में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी कि ये व्यक्ति जो है भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और लोकसभा के 2 सदस्य। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। और इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। न्यायपालिका की संरचना किस भाग में है, तो न्यायपालिका की बात देखिए, न्यायपालिका भाग 5 की बात करते हैं डायरेक्टली। तो भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा, भाग 5 बात करता है संघ के बारे में। संघ में क्या क्या देखने को मिलता है आपको, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलेगा, देखिए संघ के जो आर्टिकल्स है वो 52 से लेकर 151 तक होंगे। राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। उपराष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा 63 में। यहाँ पे आपको 52 में राष्ट्रपति देखने को मिलेगा। फिर बात आती है यहाँ पे प्रधानमंत्री, 75 में प्रधानमंत्री आ जाते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा महान्यायवादी की बातचीत आ जाती है, जो 76 में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है आपको संसद देखने को मिलेगा इसी भाग में। फिर संसद के बाद जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, वो सारी चीज़ें संसद के जितने भी काम होंगे वो लगभग आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक आपको देखने को मिलते हैं। फिर 123 में अध्यादेश की बात करें वो भी इसी में मेंशन है। फिर 124 से लेकर 147 के बीच में आपको देखने को मिलता है न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद, और 148 से लेकर 151 तक आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे बात करते हैं कैग के बारे में, और कैग यहाँ पे जो है कैग की नियुक्ति की बात होती है, और 151 में रिपोर्ट किसे देगा उस चीज़ की बात होगी। और रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा कि हिंदी में प्रतिवेदन के रूप में भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो इसका सही आंसर रहेगा मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा कितने अनुच्छेद और अनुसूचियों के साथ पारित हुआ, तो ध्यान रखिएगा 395 अनुच्छेद थे मूल रूप से, और 8 अनुसूचियाँ आपको देखने को मिलेगी, और 22 भाग थे जब संविधान मूल रूप से बना था। वर्तमान में आपको 470 प्लस अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलेगी, और 22 भाग की जगह 25 हो चुके हैं, और भाग 7 जो था वो निरस्त कर दिया गया हुआ है, क्योंकि 4 नए भाग जुड़े थे जिसमें 26 हो गए थे, फिर 7वां वाला जो निरस्त हो गया था उसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान में 25 है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और एकमात्र है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा।
इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था। फिर प्रणब मुखर्जी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उस प्रकार से चीज़ें आगे चलेंगी। फिर आता है संसद और राज्य विधानसभाओं का गठन किस भाग में है, तो ये देखिए भाग 6 में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा 152 से लेकर 237 तक। और हाई कोर्ट की बात हो या विधानसभा की बात हो या आपको राज्यपाल पूछा जाए तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इसी भाग 6 में देखने को मिलेगी। यहाँ पे भाग 6 कीजिएगा, भाग 6, ये यहाँ पे 4 लिखा गया है, भाग 6 इस प्रकार संसद और राज्य विधानसभाओं का गठन किस भाग में है। तो संसद की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 में है। यहाँ पे एक सेकंड जरा, यहाँ पे संसद को काट दीजिएगा क्योंकि संसद की बात तो हम भाग 5 में करते हैं और राज्य विधानसभाओं की बात जो है भाग 4 की जगह भाग 6 होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मूल अधिकार। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू ने जो है 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है वो भी होस्ट करा था, उसकी अध्यक्षता भी की थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की। फिर आता है मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है, जहाँ पे आपको 6 प्रकार के अधिकार देखने को मिलते हैं, 12 से लेकर लगभग आर्टिकल 35 तक। उसके बाद आता है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, तो किरण बेदी थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में चुनाव का प्रावधान है, तो देखिए संविधान के किस भाग में चुनाव का प्रावधान है, तो भाग 15 में जो है चुनाव का प्रावधान है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 324 से लेकर 329 तक के जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। जिसमें 324 में आपको देखने को मिलेगा कि जो निर्वाचन आयोग की स्थापना है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय आयुक्त, अध्यक्ष या कहे अन्य जो आयुक्त है उनके बारे में। और बात की जाए कि नियुक्ति कौन करेगा क्षेत्रीय आयुक्त की, राष्ट्रपति के पास पावर है। और उनको हटाने संबंधी, महाभियोग संबंधी जो चीज़ है वो 324 में देखने को मिलती है। 325 में मतदाता सूची के बारे में बात है। 326 में आपको देखने को मिलेगा कि वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसमें 18 वर्ष का या 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का प्रत्येक व्यक्ति भारत में मतदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन ही 326 से संबंधित है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर आता है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है, तो देखिए दल बदल विरोधी कानून की जब भी बात होगी तो कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 10वीं अनुसूची। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन रहेगा, भारत में चुनाव आयोग के पहले बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए भारत का जो चुनाव आयोग है यह आपको पूछा जा सकता है निर्वाचन आयोग। तो देखिए क्या हुआ था कि इस समय आपको देखने को मिलेगा, मैंने एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी कि पहले जब निर्वाचन आयोग बना या चुनाव आयोग बना 1950 के बाद से, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1988 या 1990 तक जो है 89 तक आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर 1989 तक लगभग एक व्यक्ति ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त था उसके रूप में जो है एक ही व्यक्ति इस आयोग में था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही 61वां संविधान संशोधन आया 1988 में, तो उस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि लोगों की या कहे 21 से 18 वर्ष उम्र कर दी गई थी। तो चुनाव आयोग का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे देखने को मिला कि अब जो है 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया था। फिर कब, 1989 में। फिर 1990 में पुनः इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन 1993 से लेकर वर्तमान समय तक, 1993 से लेकर वर्तमान समय तक अभी 3 सदस्यीय है। तो 1990 से 1993 तक ये क्या रहा था, फिर से 1 सदस्यीय रहा था। तो ये चीज़ जो है पूरी कहानी थी निर्वाचन आयुक्त के बारे में कि किस प्रकार से और कितने सदस्य उसमें थे निर्वाचन आयोग में। तो वो चीज़ें यहाँ पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त होगा। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसके बारे में। देखिए जब भी कैग की बात हो, यूपीएससी अध्यक्ष की बात हो या सदस्य की बात हो, या आपको देखने को मिले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अन्य इलेक्शन कमिश्नर है, उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष रहेगा। लेकिन देखिए कैग और यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में तो संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। लेकिन इसके बारे में जो निर्वाचन आयुक्त है उनके कार्यकाल कितना होगा, इस बारे में किसी प्रकार से संविधान में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। किसी प्रकार से विवाह के रूल जो है सबके लिए समान रहेंगे, तलाक के नियम सबके लिए समान रहेंगे, बच्चा गोद लेना हो सबके लिए समान रूल रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है समान नागरिक संहिता के अंडर आती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो इसका आंसर रहेगा वित्त मंत्री। तो राजकोषीय नीति जो है इसे गोल्डन पॉलिसी भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 2020 एचएएस एग्जाम में इकोनॉमी के सेक्शन से पूछा जा चुका है, तो राजकोषीय नीति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सत्र अगर बात की जाए ज्वाइंट सिटिंग की, तो आर्टिकल 108 में है, और किस मामले में बुलाया जाता है? जब विधेयक पर असहमति होती है, या लोकसभा की होगी या राज्यसभा की होगी, और कहाँ होगा? तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लोकसभा भवन में होता है, और यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है, इसको होस्ट करता है या इसकी अध्यक्षता करता है। संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो संविधान जो संसद भवन है उसकी लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संविधान की मूल प्रति किस लिपि में लिखी गई है? तो देखिए थोड़े सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों हाथ से लिखी गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहली कॉपी जो है, वो जो संविधान की रियल कॉपी जो लिखी गई है संविधान सभा के द्वारा, वो किसमें? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। फिर आता है, संविधान की मूल प्रति किस प्रकार के कागज पर लिखी गई है? तो पार्चमेंट पेपर पर लिखी गई है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आगे बात करें, राष्ट्रपति आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वैसे तो अनिश्चित हो सकती है, लेकिन हर 6 महीने में इसका नवीकरण जो है करना पड़ता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल कीजिएगा, राष्ट्रपति आपातकाल नहीं। राष्ट्रपति शासन की तो हमने 3 वर्ष पढ़ी थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी अधिकतम अवधि अनिश्चित काल तक हो सकती है, लेकिन हर 6 महीने में उससे जो है सहमति लेनी पड़ती है संसद से। 287वां क्वेश्चन देखें, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र कहाँ होता है? तो लोकसभा कक्ष में, ये डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। लोकसभा की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप। संसद की कार्यवाही की प्रमाणिक प्रति जो है किस भाषा में रखी जाती है? तो संसद की कार्यवाही की जो प्रति है वो भी दोनों भाषा में, क्योंकि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, और राजभाषा कौन सी है? सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। तो इन दोनों को ही जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी जाती है भारतीय संविधान के माध्यम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी की बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होंगे वो किस में होंगे? अंग्रेजी लैंग्वेज में होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं? तो वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति या तो हाँ कर दे, वरना मना कर दे, तो उसको वीटो कहते हैं। या हाँ या ना कुछ भी ना करे तो वो भी वीटो के अंतर्गत आता है। तो उसे क्या कहते हैं? जेबी वीटो कहते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के जो वीटो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पूर्ण, निलंबित और जेबी वीटो होती है। जब राष्ट्रपति हाँ और ना कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अपने सहमति जो है सुरक्षित रखते हैं, तो उस प्रकार के मना को या कि उस प्रकार के रोके गए विधेयक में कहा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो जो है यूज की गई है। और देखने को मिलेगा आपको इसका एग्जाम्पल, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। जेब में वीटो का उपयोग किस प्रकार के विधेयकों पर किया जा सकता है? तो राज्य विधेयकों पर किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि राज्य क्या, संसद के विधेयक पर भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा वैलिड नहीं होगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करें, राष्ट्रपति अध्यादेश का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के साइन से क्या बन गया? 6 महीने के लिए एक कानून बन गया। मतलब बिना लोकसभा में जाए, बिना राज्यसभा में जाए, कार्यपालिका के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा एक क्या किया गया? एक दस्तावेज लाया गया जिसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे, उसके ऊपर राष्ट्रपति का जो है साइन ले लिया गया, और उसे कहते हैं अध्यादेश। और 6 महीने के लिए वो भारतीय भूमि पर क्या हो गए, या भारत देश में वो लागू हो जाएंगे। लेकिन 2 माह के भीतर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही सदन सत्र में आएगा, तो 2 माह के भीतर जो है इनको सहमति लेनी पड़ती है, वरना राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे वो क्या हो जाएगा? अगर सहमति नहीं मिलती 2 महीने के बीच में सत्र में आने के बाद से, तो वो जो है अध्यादेश क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा।
फिर आता है अगला क्वेश्चन जो रहेगा, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो 123 में ये है, 213 में जो है राज्यपाल का अध्यादेश की बात होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। राज्यपाल अध्यादेश कितने समय के लिए होता है? तो ये भी 6 महीने के लिए रहेगा। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किस प्रकार का होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव हो या किसी भी प्रकार का, चाहे लोकसभा का या आम चुनाव, प्लस आम चुनाव कर लीजिएगा, कोई भी हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 को किस संशोधन से हटाया गया था? तो संविधान आदेश 2019 लाया गया था और उसके माध्यम से इसे हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो आपको देखने को मिलेगा कि 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में तोड़ा गया। एक यूटी का नाम जम्मू कश्मीर पड़ा और एक का नाम लद्दाख पड़ा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कब ये चीज़ हुई थी, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। फिर उसके बाद अंतिम जो क्वेश्चन रहेगा, 100वां नहीं, ये क्वेश्चन रहेगा 300। क्वेश्चन नंबर 300 जो रहेगा, संविधान में राज्य को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य की डेफिनेशन देता है। भाग 3 के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारों की बात होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 में आपको देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद राज्य की परिभाषा, और 13 में जो है बात की जाती है किस चीज़ की? तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी बात आती है। और 14 से 18 तो फिर समानता का अधिकारों की बात होना शुरू हो जाती है। फिर मौलिक अधिकार 32 तक स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 33 और 34 के बाद आपको चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं। लेकिन डीपीएसपी जो स्टार्ट होते हैं वो 36 से होते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।